So last lecture में we have completed up to page number 43, right? Now जो next page है वो है about paintings in ancient India. अभी तक टेक्स्ट बुक लिख लिया, right? हाय, आई एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं। अब थोड़े इंडियन एंशिएंट पेंटिंग्स के ऊपर आते हैं। गौर से देखिए इसे, बहुत ही गौर से। क्या क्या ड्रॉ किया है कमेंट में लिख के बताओ। अच्छे से कौन से कलर यूज किए हैं कमेंट में लिख कर बताओ। और अगर आप जानते हो ये पिक्चर कहाँ की है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप ये फोटोग्राफ देखते रहिए, because these are the pictures which are very special medium which expresses the emotion of human beings. At the same time it portrays the actual situation of the time. किसी भी ह्यूमन को कोई मैसेज देना है तो ये ड्रॉ करके दे सकता है। देखिए, अगर मुझे बोलना नहीं आता है, समझाना नहीं आता है तो मैं ड्रॉ करके सामने वाले को समझा सकता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ। सो ये सारी पेंटिंग्स ऐसी 500 से भी ज़्यादा नियोलिथिकल एज की जो पेंटिंग्स है आपको मिलेगी मध्य प्रदेश के अंदर। उस केव का नाम है भीमबेटका। देखिए, ये रही ये भीमबेटका केव। यहाँ पर आपको ये सारी पेंटिंग्स मिलेगी। आप एक काम करना, भीमबेटका की स्पेशल वीडियो होगी, उसको देखना, बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में और शायद आपको जाने का मन भी करे। और मैं 2008 में आई थिंक यस भीमबेटका जाकर आया हूँ। कहाँ पर? इसी जगह पर। मैं यहीं पे, ये जो लोग खड़े वहीं पर मैं भी खड़ा था। चलो मैं आगे बात करना चाहूँगा कुछ अदर पेंटिंग्स। भीमबेटका के पेंटिंग्स को छोड़ दो, अभी दूसरी पेंटिंग्स है अजंता इलोरा। अजंता इलोरा की गुफा है, उसकी ये पेंटिंग्स है। बाघ केव्स अमरावती में भी है। ये सब इंडियन कल्चर को शो करती हुई पेंटिंग्स है। ये सारी की सारी पेंटिंग्स ऑफ अजंता इलोरा आर वर्ल्ड फेमस, याद रखना। सो सारी पेंटिंग्स को गौर से देखिए, क्योंकि ये पेंटिंग्स आप भगवान बुद्ध हैं, उनकी जो जटा का स्टोरीज है हमको बताता है इस पिक्चर्स के थ्रू कि ये स्टोरीज में क्या कहना चाहते हैं। इवन बुद्धा की जो साधना थी, वो जो साधना में जब बैठते थे, ऐसे काफ़ी सारे पेंटिंग्स है, ऐसे मंदिर है, जगह है, केव्स है। इसके अलावा जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है पद्मा पानी इज द ज्वेल ऑफ इंडियन कल्चर। ये आप देखिए इस तरफ, दिस इज वेरी फेमस पद्मा पानी पेंटिंग। ये इंडिया का ज्वेल है, हीरा है, मोती है, ज्वेलरी है। इतनी लाजवाब पेंटिंग है कि पूछो नहीं। इसके अलावा ये जो मंदिर है ये एक शिवा टेम्पल है, इलोरा की गुफाओं में है। इसका भी काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्रीज बने हुए हैं यार, जाके एक बार देखना। क्योंकि ये देख रहे आप, ये एक सिंगल पीस ऑफ रॉक, पत्थर को काट के उस जमाने में बनाया गया था। लोग आज के ज़माने में बना नहीं पाते हैं एक पत्थर को काट के। और कई सालों पहले ये महादेव का मंदिर, शिव टेम्पल, एक ही पत्थर में से काट के बनाया। कैसे बनाया होगा तो जानने के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, आगे मैं बात करूंगा स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ एंशिएंट इंडिया। स्कल्पचर मतलब मूर्तियां। सो ये चलिए शुरुआत करते हैं पैराग्राफ नंबर 1 से, जिसमें लिखा है टाउन प्लानिंग सीन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपको पता है हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन मतलब सबसे पुराना सिविलाइजेशन है वर्ल्ड में। सो विच इज वर्ल्ड्स रिनोन्ड मॉडल ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर। ये तो बात हो रही है हजारों साल पहले की। जरा देखिए इस तरीके से वहाँ पर स्ट्रक्चर्स मिले हैं। जैसे वहाँ पर बहुत ही बड़ा टाउन था, बाथ, ग्रेनरीज, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर, ये सारी सुविधाएं हजारों साल पहले थी। कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन में। कहाँ पर है पता है? हड़प्पा, पाकिस्तान में। सो ये बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं उस जमाने की इंजीनियरिंग की। एंशिएंट इंडिया का इंजीनियरिंग बहुत ही पावरफुल था। दिस आर्किटेक्चर इंक्लूड्स केव आर्किटेक्चर। ये देखिए, पत्थर को काट के गुफा मतलब केव बनाया गया था। सो इतना इजी है क्या? बताइए मुझे लिखकर कमेंट में।
इतना इजी नहीं होता है। इवन टेम्पल आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर ऑफ प्लेसेस, केव आर्किटेक्चर, जैसे कि आप देखिए ये दोनों पिक्चर देखिए, ये है एक हिल है नासिक हिल्स और बाजू में ये है अजंता इलोरा अमरावती में। भाई ये पत्थर में से काट के बनाया गया था, ये इतना इजी नहीं था उस ज़माने में ना। उस ज़माने में उनके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं था, स्पेशली हाथों से बनाया गया था। आप मुझे बताओ, आपको अगर छोटा सा पत्थर भी दिया जाएगा ना तो भी आप एक छोटी सी मूर्ति नहीं बना पाएंगे अपने हाथों से। सो उस ज़माने में हज़ारों साल पहले, ज़रा सोचिए आप। जो सेकेंड पैराग्राफ है, इन स्कल्पचर आर्ट ऑफ मेकिंग आइडल्स, आइडल्स मतलब मूर्तियाँ, वॉज फुल्ली डेवलप्ड इन इंडिया। हज़ारों साल पहले इंडिया में मूर्तियाँ बनना शुरुआत हो चुकी थी। 2 आर्ट स्टाइल्स, मतलब मूर्तियाँ बनाने के 2 स्टाइल्स थे एंशिएंट इंडिया में। पहला था गंधार आर्ट, गंधार आर्ट विच वॉज कन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक एंड इंडियन स्टाइल, ग्रीक एज वेल एज इंडियन स्टाइल का कॉम्बिनेशन। A number of artifacts have been found in तक्षशिला एंड गंधार इन अफगानिस्तान। इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में गंधार और अफगानिस्तान में काफ़ी सारी मूर्तियाँ, ये आप देखो, ये फोटोग्राफ देखो। बुद्धा का स्टैचू वो बनाया गया था बहुत ही बड़े मात्रा में, मतलब लार्ज नंबर में। आप ये देख सकते हैं, अब ध्यान से देखिए सारी मूर्तियों को, ये कितना बड़ा स्टैचू है। देखिए ये है ना अजीब, कितनी डिफरेंट स्टैचूज आइडल्स बनाए गए थे उस जमाने में। ये गौतम बुद्ध की है, कितनी बड़ी है वो देखो आप। लार्ज स्टैचूज ऑफ बुद्धा हैव बीन फाउंड इन बामियन एंड चारसोदा इन दिस स्टाइल। ये जगह के नाम है चारसोदा एंड बामियन, इस स्टाइल की मूर्तियाँ। दूसरी एक स्टाइल है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसे कहते हैं मथुरा आर्ट। ये मूर्ति देखिए आप, बुद्धा का स्टैचू यहीं ये जो बनाया गया है देखिए। ये इसके बाद काफ़ी सारे हिंदू के भगवान के मूर्तियाँ बनाए गए थे इसी स्टाइल में। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमरावती, अजंता, नासिक, सारनाथ से ये कुछ मूर्तियाँ मिली थी जिसके रियल फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। मूर्तियाँ उस ज़माने में हाथों से बनाई जाती थी और आज भी हमारे पास ये है, और यही तो हमारे पास प्रूफ है उस ज़माने का। चलिए मैं आगे नेक्स्ट पैराग्राफ के बारे में बात करूँगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है वो है स्तूपास एंड विहारास। शायद आपको मालूम हो स्तूपास एंड विहारास क्या है। आप ये फोटोग्राफ को देखिए। आर्किटेक्चर ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड्स स्तूपास, चैत्यास एंड विहारास। आफ्टर द निर्वाणा ऑफ गौतम बुद्ध, द मोनुमेंटल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिज लाइफ began in the form of stupas. These stupas were made for the first time during Vajji Union. The stupa is small dome-shaped architecture in the middle of the which the relics of Buddha were buried and Buddhists practice meditation there. स्तूपा मतलब जहाँ बौद्ध भगवान के अवशेष, उनका जो लास्ट बॉडी के कुछ अवशेष बचे हुए थे, यहाँ पर उनको रखे गए थे। और इसके ऊपर ये डोम शेप का जो ओवल आर्किटेक्चर है, ये वज्जी यूनियन के राजा के ज़माने में, ड्यूरिंग वज्जी यूनियन पीरियड में ये बनाया गया था। आप ये देख सकते हैं, ये अंदर भी आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे लोग जो बुद्धिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं, शांति पाते हैं, भगवान के मतलब भगवान को याद करके मेडिटेशन करते हैं। धीरे धीरे इंडिया में 1, 2, 3, 4 काफ़ी जगहों पर बनने लगे, जिसमें से अशोका, जो राजा अशोका था, उसका सांची स्तूपा, ये स्तूपा कंस्ट्रक्शन है। ये क्या है, ये जो नीचे वाला है ना, ये सारनाथ में है। कहाँ पर? दूसरा मैं आपको बताऊंगा, ये वाला फोटोग्राफ, ये स्तूपा ऑफ लुम्बिनी है, ये स्तूपा ऑफ सारनाथ है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो शुंगा डायनेस्टी के राजा थे, उन्होंने तो वुडन वर्क भी करवाया था स्तूपा के आजू बाजू में। दूसरा एक राजा था कनिष्का, उसको बहुत ही बड़ा स्तूपा कंस्ट्रक्ट किया था पुरुषपुर, पेशावर में। आप ये ऊपर फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये वही है, पेशावर पाकिस्तान में है, पहले वो सब इंडिया में था। सो ये पुरुषपुर पेशावर में बनाया गया था कनिष्का के राजा ने, जिसको हम कहते हैं शाहजी की डेरी। किसकी? शाहजी की डेरी। इसके बाद ये देखिए आप, स्तूपास के आजू बाजू प्रदक्षिणा, आप मंदिर के चारों तरफ फेरे फरते ना, उसे प्रदक्षिणा कहते हैं, वो उसके लिए भी रास्ता बनाया गया था। ये तो फोटोग्राफ्स है, ये चैत्या है, ये मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट का एक सेंटर पीस है। काफ़ी सारी गुफाओं के अंदर चैत्या को इस तरीके से माउंटेन को कट करके बनाया गया था। सो इन द केव्स ऑफ चैत्यास आपको कॉलम्स मिलेंगे, ये लंबे लंबे डोर मिलेंगे, बड़े बड़े हॉल मिलेंगे। 44 पेज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, आगे 2 पेज और है।
ये वाले 45 एंड 46। सो आप देखते रहिए इस फोटोग्राफ को और समझिए थोड़ा। इस पत्थर को काट के अंदर ये भगवान के आप देख सकते हैं सारी फोटोग्राफ्स कितने कार्विंग किए गए हैं, हाथों से बनाए गए हैं। यहाँ पर लोग आते, मेडिटेशन करते, प्रेयर करते। आप ये कॉलम्स देख रहे हैं बड़े बड़े, ये फाइनली बनाए जाते थे हाथों से कारीगर के द्वारा। सो दीज आर द चैत्याज ऑफ अमरावती। सो चैत्याज ऑफ अमरावती, भाज एंड कारला, ये फेमस है पूरे वर्ल्ड में। और यहाँ की ये है ना, यहाँ पर केव्स बनाए गए, पत्थर के काट के अंदर आप जाओगे तो आपको मिलेंगे चैत्याज। तो ये 3 है, अमरावती, भाज एंड कारला। पूरे पत्थर को काफ करके बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स यहाँ पर रहते, इसे हम विहारा कहते। कोई दूर से आया है यहाँ पर तो ठहरेगा, भगवान की पूजा अर्चना प्रार्थना करेगा, यहीं पर रहेगा। भाई एक नाम बताना चाहूँगा, यून सैंग, काफ़ी बार सुना होगा इसका नाम। इसने भाई साहब, इसने तो अपनी बुक के अंदर लिखा है, क्या लिखा है ज़रा पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। उसने नोट किया है कि देयर वर हंड्रेड्स ऑफ विहाराज इन नॉर्थ इंडिया एंड गुजरात। गुजरात और नॉर्थ इंडिया में ऐसे 100 से भी ज़्यादा विहाराज थे। इवन स्टैच्यूज एंड मॉन्यूमेंट्स आर एसोसिएटेड विद जैन आर्किटेक्चर ऑल्सो। अब मैं आपको कुछ मूर्ति दिखाता हूँ, ये देखिए आप, बड़ी बड़ी स्टैच्यूज और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स, ये सब जैन आर्किटेक्चर के साथ एसोसिएट थे। ये कहाँ का है, ये जो मूर्ति है कितनी बड़ी है, गोमतेश्वर, कहाँ पर है ये, श्रवण बेलगोड़ा। ये वर्ल्ड फेमस मूर्ति है जैन की, ये वर्ल्ड फेमस स्टैच्यू है, जैन स्टैच्यू बुद्ध भगवान की। सो आपको मैं लास्ट में बताना चाहता हूं कि भाई जैन साधु संत के लिए ऐसे कई सारे गुफाएं हुआ करती थी उस जमाने में। तो सोचो, नॉर्थ इंडिया से लेकर गुजरात तक काफी सारी ऐसी जगहें हुआ करती थी जहां पर पूरे वर्ल्ड से लोग आते, स्पेशली क्या सीखने के लिए, जैन धर्म। सो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ के ऊपर, जहां पर हम बात करेंगे हेरिटेज इन एजुकेशन। एंशिएंट इंडिया में हम थोड़ी बात करेंगे एजुकेशन के ऊपर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग, मतलब शहर कैसा प्लान किया गया था। सो माना जा रहा है कि देखिए ये सारे बिल्डिंग्स देखिए आप, ये किस तरीके से ये मकान बनाए गए थे, इनका स्ट्रक्चर्स देखिए। बोला जा रहा है कि उस जमाने में हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन भी लोगों को दिया जा रहा था। 4000 ईयर्स पहले से कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रिमेनिंग्स हमको मिले हैं मोहनजोदारो से। कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदारो पाकिस्तान में है। सो ये सिविलाइजेशन को लोग बोलते थे ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन। दे हैड नॉलेज अबाउट ब्रॉन्ज टेक्नोलॉजी। तो उस जमाने में ब्रॉन्ज से बनाई हुई आइटम, ब्रॉन्ज से क्या क्या चीजें बन सकती है, उसका नॉलेज दिया जा रहा था। दैट्स वाई उस पीरियड को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते थे। ऐसा भी कहा जा रहा है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री माइट हैव आल्सो डेवलप एट दिस टाइम। फोर्ट्स, हाउसेस, बाथ, रोड, ये सब डेवलपमेंट हुआ करते थे सिविल इंजीनियरिंग। एक तो केमिस्ट्री की काफी समझ हुआ करती, तभी तो ये ब्रॉन्ज पहचान उन लोगों के, ब्रॉन्ज एक मेटल है और ब्रॉन्ज से बने हुए टूल्स काफी उपयोगी हो सकते हैं। उसके अलावा उन लोगों ने कई कई बड़े घर, फोर्ट्स, बाथ, रोड, कुएं, क्या क्या नहीं बनाया। तो ये सब किसका नॉलेज है, सिविल इंजीनियरिंग का। उसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड शिपिंग, इससे भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिस्टम उस जमाने में डेवलप था। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बराबर सिविल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, ये सारी मतलब उस जमाने में हाई एजुकेशन मिलता था। टेक्नोलॉजी वाला नहीं भाई, टेक्नोलॉजी आप भूल जाइए, टेक्नोलॉजी नहीं थी उस जमाने में। पर हाँ, ये सब चीजें कैसे बनाते हैं, है ना, कौन सी चीजों से कैसी चीजें बन सकती हैं, ब्रिज, घर, टूल्स, ये सब का नॉलेज उस जमाने में दिया जा रहा था। हमको ये सब रिमेनिंग से पता चलता है। आगे लिखा है द डेवलपमेंट ऑफ टेक्सटाइल एंड शिपिंग शोज दैट द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम हैज बीन हॉलिंग इन इंडिया सिंस द टाइम ऑफ हड़प्पन कल्चर। हड़प्पन कल्चर से ही आप बात कर सकते हैं इंजीनियरिंग सिस्टम चालू थी, सिविल इंजीनियरिंग हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर केमिस्ट्री, साइंस हो, कुछ भी हो। इसके अलावा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, ध्यान देना। रिमेन्स ऑफ 5 विद्यापीठs imparting education which can be called universities presently have been found। आज की तारीख में भी आपको यूनिवर्सिटीज मिलेगी, पर उनकी हालत जो है कुछ खराब है। जैसे ये देखिए आप, तक्षशिला, ये गांधार में है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ये ग्रेट एजुकेशनल कहा जाता था पिलग्रिम्स के लिए, मतलब जो बाहर से आते हैं देश से, दूसरे जैसे चाइना है और कंट्री से, अफगानिस्तान से, वो लोग यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन लेने आते थे, क्योंकि यहाँ पर एथिक्स, संस्कृत, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी सिखाया जाता था। कहाँ पर, तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में। उसके अलावा मैं बात करूँ आपको, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े फिलोसोफर्स जैसे कि पाणिनि, चाणक्य, चंद्रगुप्ता, जीवक, ये सब यही से पढ़े लिखे हैं। इनके तो नाम मालूम है, और कितने लोग यहाँ से पढ़ के गए हमें क्या पता।
ये तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है हम उतना ही जान पा रहे हैं। मैं और आपको बताना चाहूँगा, बिहार में थी ये यूनिवर्सिटी जिसको हम कहते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा विद्यापीठ बहुत ही पुरानी है। ये चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सैंग यहाँ पर आ चुका है, यहाँ से पढ़ाई करके गया है, क्योंकि यहाँ पर हिंदू एंड बुद्ध फिलोसॉफीज पढ़ाई जाती थी, हिंदू और बौद्ध धर्म। एक और फोटोग्राफ दिखाऊंगा मैं, नागार्जुन ऑफ नालंदा विद्यापीठ। ये एक बहुत ही बड़ा केमिस्ट था। He started using ash of mercury as a medicine for the first time. वाओ, आपने मर्क्यूरी देखा है? ये वाला मर्क्यूरी, इसकी राख, उसको जलाकर जो बचता है उसे रखते हैं राख। उसी राख से नागा अर्जुन ने दवाई बनाई थी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। क्या लिखा है? देयर आर एविडेंसेस दैट देयर वर अ ग्रेट विद्यापीठ इन वल्लभी ऑफ गुजरात। गुजरात में देखो भाई, ये 6th 7th सेंचुरी में यहाँ पर ये विद्यापीठ हुआ करती, जिसका नाम है वल्लभी। ह्यून सैंग ने अपनी बुक में इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये आदमी कहाँ कहाँ घुमा नहीं है बोलो? आई थिंक इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया में और गुजरात में ये सब जगह पे घूम चुका था। काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते थे, ऐसा कहा जा रहा है, इसकी बुक के अंदर लिखा है। काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर आए, पढ़ के गए। सच मॉडल एजुकेशन सिस्टम वॉज प्रेवलेंट इन इंडिया। देश विदेश से भी लोग आते थे। आजकल हम लोग देश विदेश में जा रहे हैं पढ़ाई के नाम पे पैसे कमाने के लिए। एम आई राइट और रॉन्ग? चलिए आगे बात करते हैं। द नॉलेज ऑफ ऑल थ्री रिलीजियस, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। भाई आपको जितनी भी इंस्टीट्यूशंस मैंने दिखाई, वहाँ पर आपको जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म के बारे में सिखाया जाता है, एज वेल एज यहाँ पर मेडिटेशन, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी सिखाई जाती थी। ये 2 लाइंस पढ़िए आप ध्यान से। इन बंगाल 2 विद्यापीठ्स एग्जिस्ट, नेमली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी। कौन सी 2? ये वाली विक्रमशिला एंड अनंतपुरी, वेयर लार्ज 3-story लिबर्टी ऑफ बुद्धिज्म वाज बिल्ट। भाई वहां पर तो 3 मंजिला 3-story लाइब्रेरी बनाई गई थी उस जमाने में, बुद्धिज्म लाइब्रेरी। यार इमेजिन करो, उस जमाने में भी इतनी पढ़ाई होती थी और इतनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओहो, ब्यूटीफुल कॉइन्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूं मैं आपको। आई थिंक ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। द ग्लोरी ऑफ भारतवर्ष चैप्टर में हम इसको नहीं बात करेंगे तो क्या यार, हमारे इंडिया के खुद के कॉइन्स। आप अंदर कुछ नोटिस करो, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इंडिया की प्रॉस्पेरिटी है, इंडिया का धन है। ये ओल्डेस्ट कॉइन इंडिया को लोग बोलते थे पंचमार्क कॉइन्स ऑफ 5th century BC। क्या नाम है इनका? पंचमार्क कॉइन्स। मैंने कहा आपको, आप नोटिस कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 5 अलग अलग सिंबल्स है। लिखा है यहाँ पर, आफ्टरवर्ड्स इंडो ग्रीक रूलर्स इंट्रोड्यूस अ स्पेशल काइंड ऑफ गोल्ड कॉइन ऑन विच द किंग्स मार्क हिज फोटो एंड हिज टाइम वाज मेंशन। ये पंचमार्क कॉइन्स के बाद आप ये कॉइन्स देखिए, इसके ऊपर राजा महाराजा के फोटोग्राफ्स, उनके सिंबल्स ड्रॉ किए थे। ये कुछ कॉइन्स है गुप्ता एज के। आप देखिए, ये समुद्र गुप्ता का कॉइन है, उनका ही पिक्चर है जहां पर वो एक वीणा बजा रहे हैं, वीणा। और एक और है जिसमें किसी लायन को मार रहे हैं। चंद्रगुप्ता के कॉइन ऑफ चंद्रगुप्ता विद पिक्चर ऑफ किंग एंड क्वीन एंड गरुड़ा। अब सारे फोटोग्राफ्स देख लीजिए ध्यान से। चंद्रगुप्ता 2 मतलब विक्रमादित्य के कॉइन्स। ये सारे कॉइन्स देखिए, चंद्रगुप्ता कॉइन्स, सिंह, विक्रम्स एंड गरुड़ फ्लैग कॉइन्स। ये तीनों की तीनों कॉइन्स देख लीजिए, गोल्ड के बने हुए हैं, प्योर गोल्ड, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इंडिया कितना धनवान था उस जमाने में। आप देखें तो सही, राजा महाराजाओं के खुद के फोटोज उन लोगों ने किए हैं। मतलब इंफॉर्मेशन थी कि इस कॉइन को कैसे बनाएं, इसके ऊपर ये प्रिंट कैसे करी। इससे पता चलता है कि इंडिया बहुत प्रॉस्परस था, काफी नॉलेजेबल कंट्री था। एंशिएंट इंडिया की बात चल रही है यहाँ पर। सो लास्ट 3 लाइन्स में ऐसा लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन टेकिंग प्लेस फॉर सेंचुरीज। Almost all branches of knowledge are flourishing and developing in our country. India's great culture heritage is unique throughout the world. बिल्कुल सही लिखा है। इंडिया का जो कल्चर है, हेरिटेज है, वो दुनिया में सबसे अलग है। आप सभी को मैं बात बताना चाहूँगा, पूरे वर्ल्ड में और कोई देश के पास जितना हमारे पास ये सब चीज़ें था एंशिएंट इंडिया में, वैसा नहीं था किसी के पास। इसीलिए तो लोगों ने हमारे देश के ऊपर अटैक किया। पहले मुगल्स आए, मतलब मुस्लिम्स आए, उन्होंने अटैक किया। फिर अंग्रेज आए, फ्रेंच आए, पोर्टुगीज आए, कितने सारे लोग आए और काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया से ले गए, क्योंकि इंडिया सभी तरीके से प्रॉस्परस कंट्री था। पैसे, पहाड़, जंगल, सब कुछ था हमारे पास। बेस्ट यूनिवर्सिटीज, अच्छी फिलॉसफी, मतलब हमारी अच्छी सोच, किसी के साथ बुरा न करने की सोच,
सबके साथ यूनिटी में रहने की सोच, अगर ये सब नहीं होता तो बाकी कंट्री से लोग यहाँ पर नहीं आते। और यही चीज़ है द ग्लोरी ऑफ भारतवर्षा की। इसी के साथ मैं यहाँ पर चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ और साथ में मैं लास्ट में बोलना चाहता हूँ, लाइक कर दो वीडियो को, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना भूलना नहीं। और हाँ यार, मेरे पेज को मतलब मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर देना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। क्लास के फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को फटाफट से शेयर करके बोलो कि चैप्टर पढ़ ले भाई।